संप्रज्ञात समाधि में भी संस्कार बने रहते हैं, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ उत्थान होता रहता है। और जब असंप्रज्ञात समाधि में जब साधक पहुंच जाता है तो वो भी उससे भिन्न अवस्था प्राप्त हो जाती है, व्युत्थान अवस्था से। और बाकी जितनी भी समाधियाँ उसमें संस्कारों का उत्थान होता रहता है, व्युत्थान होता रहता है। असंप्रज्ञात समाधि के अलावा जो भिन्न अवस्था है उसी को व्युत्थान अवस्था कहते हैं, ठीक है। बाकी सभी समाधियों में जो असंप्रज्ञात समाधि है उसमें व्युत्थान उत्थान होते ही रहता है, संस्कारों का जगता ही रहता है, इंद्रियां अपना विषयों की तरफ दौड़ती रहती हैं, मन चंचल रहता है। इस तरह से सबकी वो अपनी उत्थान अवस्था में बने रहते हैं। बाकी जब असंप्रज्ञात समाधि जब प्राप्त होती है तब उसकी उत्थान अवस्था उससे भिन्न अवस्था हो जाती है, भिन्न अवस्था होती है। भिन्न अवस्था को ही व्युत्थान अवस्था कहते हैं, ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसका मेरे पास है, आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है ना, आप समझ लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल में है, ठीक है। चलिए, ये समाधि से संबंधित ही है जो व्युत्थान अवस्था है। चलिए, हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का 49वां भाग है। आज का जो हमारा विषय है प्राणायाम अंग में मिताहार, मित आहार। मित आहार दो शब्दों से बना हुआ है, मित और आहार। सम्यक कम या जितनी आवश्यकता है उतनी शरीर को आहार की पूर्ति देना। आधा, वैसे हिरण्य संहिता में तो आधा पेट ही भोजन करने को कहा गया है मिताहार। उसमें कौन कौन से फल हैं, सब्जियां हैं, ऋतु को ध्यान में रखते हुए लेने के लिए महर्षि हिरण्य ने कहा है। इन सबका मेल जो है, इन सबको मिला करके ऋतु के अनुसार आहार, अनाज, फल, सब्जी लेने की जो प्रक्रिया बताई है, संपूर्ण इस जो व्यवस्था है उसको मिताहार कहा है। बाकी मिताहार का लोग कहते हैं कि भोजन कम करना। महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि आपको भोजन, जो अनाज है, फल है, सब्जियां हैं, उसको ऋतु के अनुसार आधा पेट लेना ही मिताहार है। आधा पेट जो है भोजन के लिए, आधे में दो भाग फिर हो जाता है। इसमें 25% जो है जल के लिए और 25% हवा के लिए छोड़ देते हैं, और 50% जो है 25% जो है भोजन के लिए रख देते हैं। तो इसी को उन्होंने मिताहार कहा। मिताहार हमारे देश में अनादिकाल से भोजन और भोजन की पद्धति एक बहुत बड़ा विषय रहा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिताहार का बड़ा ही वर्णन जो है आयुर्वेद के शास्त्रों में मिलता है। बिना मिताहार के स्वस्थ जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। आज का जो युग है वो मिताहार नहीं करता है, वो मिताहार को मानता ही नहीं है, मिताहार में जीता ही नहीं है। जैसे चल रहा है, चार्वाक एक ऋषि हुए, उनके अनुसार जो चलता है, जैसे चलता है चलने को देखा जाए, उसी पे पूरा मानव जो है चल रहा है। तो योगी को जब योग साधना करना हो, राजा चंडकपाली को महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि स्थान का चयन करने के बाद, काल का चयन करने के बाद उसे मिताहारी होना जरूरी है, जो प्राणायाम की सिद्धि करना चाहता है। वो मिताहारी नहीं है तो प्राणायाम की सिद्धि
नहीं कर सकता। इसके लिए जानना ये जरूरी है कि मिताहार क्या होता है। ऋषियों ने मिताहार को क्या कहा है, तो उसको जानेंगे। पहले श्लोक को पढ़ेंगे, फिर उसके अर्थ से उसको जानेंगे। मिताहारम विना यस्तु योगारंभम तु कारयेत नाना रोगो भवेत् तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति शल्यन्न यवपिष्टम वा तथा गोधूप पिष्टकम मुद्रम मासचण कादि शुभ्रम च तुषवर्जितम पटो पटोलम सुवर्णम मानम कक्कोलम च सुकासकम द्राढिकां कर्कटिं रंभा डुम्बरी कंटकंटकम आमरंभां बालरंभां रंभादंडम च मूलकम वार्तकीं मूलकम रिद्धिं योगी वक्षण समाचरे बालसाकं कालसाकं तथा पटोलपत्रकं पंचसाकं प्रशंसी या द्वास्तूकं हिमलोचिका शुद्धं सुमधुरं स्निग्ध मुदरार्ध विवर्जितं भुज्यते सुर संप्रीत्या मिताहार मिमं विदुः अन्नेन पूरयेत् दर्ध तायेन तु तुर्यकम् उदरस्य तृतीयांशं संरक्षे द्वायुचारणे। इसमें 16 से लेकर के 22 श्लोक हैं, 7 श्लोक हैं। उसमें उन्होंने सब्जियों के बारे में, फल के बारे में, अनाज के बारे में बताया है और कितना भोजन करना चाहिए, आहार कितना कौन कौन सा लेना चाहिए और क्वांटिटी। भोजन का एक मुख्य मानक ये होता है, 3 अगर मानक अगर आपको जीवन में याद हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे और आहार के पूरे कंसेप्ट को समझ जाओ। पहला कंसेप्ट है कि भोजन का समय, दूसरा कंसेप्ट है भोजन की ऋतु, तीसरा कंसेप्ट है भोजन की मात्रा। आयुर्वेद में भी यही कहा गया, हितभुक ऋतभुक मितभुक। ठीक है, आयुर्वेद में भी वाग्भट ने हितभुक ऋतभुक मितभुक का 3 कंसेप्ट दिया है। यही कंसेप्ट जो है मैं आपको ये जो अभी बताया, समय, ऋतु और मात्रा, ये 3 चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं आप तो पूरे भोजन के कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। जो ये नहीं जानता है वो पूरा भोजन के पूरे शास्त्र को पढ़ता रहे, डाइटिशियन का कोर्स करता रहे, उसे ज़िंदगी में कभी समझ नहीं आएगा क्या खाना है क्या पीना। जितने डाइटिशियन हैं लगभग सभी बीमार हैं, क्योंकि उनका पूरा कंसेप्ट जो है, पूरा माइंड जो है खाने पे ही लगा है और शरीर उनका डिसबैलेंस, बीमारियां तरह तरह की पकड़ी हुई। मैं बहुत से डाइटिशियनों से परिचित हूँ जिनको अच्छी तरह से जानता, जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपनी सेवा भी देते हैं और बीमारियों से ग्रसित है। क्योंकि जो ये कंसेप्ट है, जो डाइट का जो कंसेप्ट है हमारे देश में विदेशों के अनुसार नहीं चलता है। हमारे देश में ऋतुओं के अनुसार चलता है, समय के काल के अनुसार चलता है और क्वांटिटी के अनुसार, मिताहार के अनुसार चलता है। बाकी किसी अन्य देश में डाइटिशियन का कंसेप्ट लागू जरूर हो सकता है, भारत जैसे देशों में लागू नहीं। भारत जैसे देश में अगर आपको रहना है और स्वस्थ रहना है तो हितभुक ऋतभुक और मितभुक ये 3 कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। जो इसको जानता है, जो इसको अपना लेता है अपने जीवन में, वो दुनिया का सबसे बड़ा डाइटिशियन हो जाता है। भारत के लिए ही नहीं है कोई तो विश्व के भी सबसे बड़े डाइटिशियनों में से एक होता है जो इसको समझ जाता है। 3 ही कंसेप्ट है, 3 कंसेप्ट में पूरा आयुर्वेद आ जाता है, हितभुक ऋतभुक मितभुक। भोजन हिताय, ऋतु के अनुकूल,
मिताहार, आधा पेट भोजन, समय है वो, समय आप क्या निर्धारित हो कि इस समय भोजन कर। इसके बारे में बताएंगे, पहले ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए अर्थ वाला। तो महर्षि हिरण्य ये कह रहे हैं कि जो मिताहार न करके योग का प्रारंभ करता है उसको नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मिताहारम बिना यस्तु योगारम न कार्यत नाना रोगो भवेत किंचित योग न सिद्ध। जो मिताहार न करके योग का प्रारंभ करता है उसको नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और योग की सिद्धि भी नहीं होती। पहले ही सूत्र में कह रहे हैं पहले तो मिताहार कर लो, उसके बाद योग करने के लिए आना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मिताहार का पालन तो करते नहीं है, योग शुरू कर देते हैं, योग की साधना शुरू कर देते हैं। इससे जो है उनको उनके शरीर में भांति भांति के अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक रोग भी उत्पन्न होते हैं, मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे कई तरह के रोग हो जाते हैं और जिस उद्देश्य को लेकर के योग प्रारंभ किए थे वो प्राप्त भी नहीं होता है और जो सिद्धियां प्राप्त होनी थी वो भी नहीं होती। तो इसीलिए मिताहार का पालन करना अति आवश्यक बताया है महर्षि हिरण्य ने। फिर आगे कह रहे हैं कि शल्य अन्नम यव पिष्टम, योगी को चावल, इसका अर्थ बता रहा हूँ, संस्कृत में है, संस्कृत का अर्थ है वो चावल, जौ। क्या क्या खाना चाहिए योगी को? चावल खाना चाहिए, जौ का सत्तू, जौ को भून करके उसको जब पीस देते हैं, भून करके जब पीस देते हैं तो वो सत्तू का रूप ले लेता है, उसी को सत्तू कहते हैं। गेहूं का आटा, मूंग, मूंग जो दाल में आती है, छिलके सहित दाल लेना चाहिए मूंग का, मूंग, उड़द, उड़द, चना, आदि साफ करके भूसी रहित करके खाना चाहिए। ये भूसी रहित करने की बात कह रहे हैं यहाँ पे महर्षि कह रहे हैं, यानी कि छिलका नहीं होना चाहिए। अब हम लोगों का कंसेप्ट ये है, आज की जो मशीनें आई हैं इसलिए ये कह रहे हैं महर्षि हिरण्य कि बिना छिलके वाली खाना चाहिए। देखिए आज के समय में अगर आप छिलका सहित नहीं खाएंगे तो आपको कोई पोषक तत्व नहीं मिलेगा। महर्षि हिरण्य के समय में घर पे या ओखल में या हाथ के द्वारा कूट करके इनकी भूसी हटा करके लोग खाते थे, तो उसमें छिलके के जो ऊपरी परत है, जो दाल की ऊपरी परत होती थी, वो पूरा साफ नहीं हो पाती थी पहले के समय में। अब तो उसे इतना पॉलिश कर दिया जाता है कि उसमें से सारे तत्व निकल जाते हैं। आज के समय में ये संभव नहीं है, ये बता दें। अगर आप छिलके वाली पूरा भूसी रहित अगर खाएंगे आप, तो आपको कोई फायदा नहीं करेगा। ये ध्यान रखिए, समय के अनुकूल आपको बदलना हो। इन्होंने महर्षि हिरण्य ने उस समय के अनुसार लिखा है, उस काल के अनुसार लिखा है कि उस समय भूसी का केवल ऊपरी परत ही उठता, छिलका ही उतर जाता था। बाकी उसके जो एक परत होती है जो दाल का या चावल के ऊपर की, जो रेड कलर की या येलो कलर की या जैसी जैसी जो सब्जी अनाज होता है उस कलर की उसके ऊपर रहती थी, तो पहले नहीं हट पाती थी। अब ऐसी ऐसी मशीनें आई हैं जो उसको पूरा पॉलिश करके एकदम सफ़ेद कर देती है, चिकना कर देती है कि चमकता, आकर्षक दिखाई दे। तो उसमें कोई तत्व नहीं होता है, इसलिए छिलके भूसी रहित अगर आप कुछ खाते हैं तो वो कोई फायदेमंद नहीं रहेगा और बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो महर्षि हिरण्य का जो दिया हुआ है, समय के अनुसार बदलना भी है और इसको समझ करके बदलना है। अब भूसी रहित नहीं खाएंगे तो आप पॉलिश वाला खाएंगे तो और बीमारियां आएंगी, फिर योग साधना में बाधा उत्पन्न होगी। फिर अभी इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि चावल, जौ का सत्तू, गेहूं का आटा, मूंग, उड़द, चना आदि का ही सेवन करें अनाज में और दलहन में। अनाज में इसमें क्या क्या आता है देखिए, इन सब्जियों को भी जानना जरूरी है, अनाज को भी जानना जरूरी है। ये चावल, जौ, गेहूं, ठीक है, अरे गेहूं का आटा ये अनाज की श्रेणी में आता है। दाल की श्रेणी में मूंग, उड़द
और चना, ये सब दाल की श्रेणी में आते हैं। तो ये अनाज और दलहन, अनाज की श्रेणी में ये आते हैं। दलहनी, दाल की श्रेणी में मूंग, उड़द और चना आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब सब्जी की बात करते हैं। ठीक, अब सब्जी की बात करते हैं कि कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए। तो उसको कहते हैं कि मत्रम मांसाहारी शुभ्रम च। अब इसमें अर्थ इसका थोड़ा कठिन है, इसलिए सीधे अर्थ पे। परवल, परवल, कटहल, मानकन, ओल, ओल एक सब्जी होती है। मानकंद, कंकोड़, कंकोल गुजराती में कंकोड़ कहते हैं, और अन्य देशों में, अन्य राज्यों में कंकोल कहते हैं। करेला, करेला सभी जगह प्रसिद्ध है। कुंदरू, कुंदरू भी सभी जगह लोग खाते हैं। अरवी, अरवी का पत्ता और उसकी जड़ को लोग उबाल करके उसकी सब्जी बनाते हैं। ककड़ी, केला, गूलर, गूलर की सब्जी लगभग कोई नहीं खाता है, बहुत ही पौष्टिक होती है सब्जी। और चौलाई, और चौलाई आदि का साग खाएं। सब्जी में आपको परवल, कटहल की सब्जी, मानकंद, मानकंद एक अलग ही तरह का होता है, शायद वो अभी नहीं मिलता है। ओल भी नहीं मिलता है, ओल भी जो है वो नहीं मिलता है। मानकंद ये भी नहीं मिलता है। कंकोल, कंकोल मिलता है, कंकोल को कंकोड़ बोलते हैं, वो मिलता है। करेला मिलता है, कुंदरू मिलता है और अरवी मिलता है। ककड़ी मिलती है, केला भी मिलता है, गूलर नहीं मिलता है। तो इनकी, और चौलाई भी मिलती है, तो इनकी सब्जी आपको खाना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं अब फल, फल में, और फल और सब्जियों का मिक्स करके बता रहे हैं कि और क्या खाना चाहिए। तो कह रहे हैं कि कच्चा या पके केले के गुच्छे का दंड, कच्चा हो या पका केला हो, उसके गुच्छे का जो दंड होता है उसको छील करके एक सब्जी बनाई जाती है। शायद पश्चिम बंगाल में ज़्यादा प्रचलित है ऐसा सब्जी बनाने का। बिहार के कुछ क्षेत्रों में ऐसे लोग सब्जी बनाते हैं। बाकी अन्य देशों, साउथ में भी बनता है, केरल, साउथ के क्षेत्र में भी केले के दंड की सब्जी बनती है। बाकी उत्तर भारत में केले के दंड की सब्जी नहीं बनती है। तो वो कह रहे हैं कि कच्चा केले या पके केले के गुच्छे का दंड लेकर के उस, या फिर उसके केले के जड़ को, केले के जड़ को निकाल करके उसकी भी सब्जी बनती है। ये साउथ में बनती है और पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में बनती है। और बंगाल में बनती है, हाँ हाँ, बंगाल में बनती है और बिकती भी है, ये सब्जी बिकती भी है। और केले की जड़ भी बिकती है, केले का फूल भी बिकता है बंगाल में, और केले के फूल की भी सब्जी बनती है। केले का फूल देखा है आप लोगों ने? तो केले के फूल की भी सब्जी बनती है। ये बंगाल में बनता है, उत्तर भारत में नहीं बनता है, ये साउथ में बनता है। बैगन तो लगभग सभी लोग खाते हैं। रिद्धि एक सब्जी होती है, इन्हें खाएं, ये सब्जी ही है। अब कच्चा साग ऋतु के अनुसार कह रहे हैं। अब जो भी कच्चा साग खा रहे हैं वो ऋतु के अनुसार कह रहे हैं कि ऋतु में जो मिलता है, ये जितने सब्जियां बताए हैं वो एक सभी मौसम में नहीं खाना है। जिस मौसम में जैसे पहले बता दिया 2-2 महीने की हर एक ऋतु होती है, उस ऋतु में आपको जो जो सब्जी आती है वही सब्जी खाना है। परवल के पत्ते, परवल जो होता है, परवल के पत्ते की भी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। ये परवल उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा होता है परवल, तो इसमें परवल के, केवल परवल बिकता है, परवल के पत्ते बहुत कम लोग खाते हैं। बथुआ, ये उत्तर भारत की प्रमुख फसल मतलब सब्जी है समझिए, और इसको बिना बोए ही खेत में उग जाती है। अन्य राज्यों में शायद ये नहीं बिकती है, बल्कि उत्तर भारत में बिना मोल की मिलती है और उग जाती है। और इसका बहुत ही ताकतवर सब्जी बथुआ है। जिनको हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, जिन महिलाओं को एनीमिया की समस्या होती है, उनके लिए बथुआ रामबाण है। हुरहुर, हुरहुर एक सब्जी है, ये शायद अभी विलुप्त अवस्था में है, इसका मिलना कम होता है हुरहुर का, ये विलुप्त हो चुकी है, लगभग विलुप्त हो चुकी है। ये फिर करें हुरहुर, ये 5 शाक खाना चाहिए। अब देखिए कौन कौन सा शाक, ये पूछता है ग्रंथ संहिता में कि कौन कौन से 5 शाक हैं। तो हाँ, हिंदी नाम ही बथुआ है,
बथुआ जो है ये हीमोग्लोबिन जिनका कम रहता है, एनीमिया कम रहता है, ठीक है, जिनके अंदर रक्त की कमी रहती है, ठीक है, जिनके अंदर वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं कम होते हैं, उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है बथुआ जो है। देखिए इसमें 5 साग का नाम है, आपको याद रखना है। परवल, परवल के पत्ते, बथुआ, हुरहुर और ये कच्चा साग ऋतु के अनुसार, ये तो इनका आप नाम याद रखिएगा तो आप लोगों के लिए सहायक होगा। फिर अब अगले श्लोक में कह रहे हैं कि निर्मल, हुरहुर ये सब्जी विलुप्त हो चुकी है, अब मिलती नहीं है, ठीक है। हाँ, इसका हिंदी नाम हुरहुर ही है, बाकी अन्य राज्यों में, भाषाओं में शायद मिलती भी होगी, हमें पता नहीं है। अब ये जैसा हम हिंदी में जानते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हिंदी में इसका हुरहुर ही नाम है, ये मिलती नहीं है, अब ये विलुप्त है। कहीं कहीं मिलती है जो उतना उसकी साग बना करके खाना मुश्किल होगा, ठीक है ना। चौलाई तो मिलती है ना, लाल और ऐसे पत्ते वाली मिलती है, पालक की तरह होती है, लाल और हला सा। हाँ हाँ, राजगरा, हाँ बस 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 वही, उसी को चौलाई बोलते हैं। हाँ, साग मतलब सब्जी होता है, साग मतलब, हाँ साग मतलब सब्जी होता है, ठीक है ना। तो इन इन सब्जियों को खाना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि निर्मल, सुमधुर, स्निग्ध, यानी कि स्वच्छ, मीठा, चिकना, सरस द्रव्य से संतोष के साथ आधे पेट को भरें। अब कह रहे हैं कि ये सब चीज जो आपको बताया, अनाज बताया, सब्जी बताया, फल बताया, उसको संतोष पूर्वक क्या करें, संतोष पूर्वक आधा पेट ही करें और आधे पेट को खाली छोड़ दें। इसे ही कह रहे हैं महर्षि गरण की यही मिताहार है, इसी को मिताहार कह रहे हैं। फिर आगे अगले सूत्र में कह रहे हैं कि पेट को आधे भाग को अन्न से भरें, यानी कि अन्न, सब्जी और ये जो भी आप फल है, तो इसको आधे पेट से अन्न से भरें, तीसरे को जल से, तथा चौथे को वायु संचार के लिए छोड़ दें, वायु को के लिए छोड़ दें कि वायु जो है, जितने आपने सब्जियों का, फलों का और अनाजों का जो सेवन किया है, उसका पूरा जो है संचार उसमें कर करके उसको पकाए। इसलिए वायु पेट में रहना जरूरी है। लोग इतना खा लेते हैं, इतना भर लेते हैं पेट को कि ना पानी के लिए जगह रहता है, ना वायु के लिए जगह रहता है। इसीलिए एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, गैस्ट्रिक, बाउल सिंड्रोम, ये तमाम तरह की बीमारियां पेट से संबंधित हो जाती हैं। और उसके बाद डायबिटीज होती है, एसिड बढ़ता है, शरीर में अम्लीयता बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। सारी बीमारियों का जड़ हमारे खाने से होता है। सारे रोग जो उत्पन्न होते हैं वो खाने से होते हैं। तो आधा पेट खाइए, धीरे धीरे चबा के खाइए। लोग चबाते कम हैं, भर पूरे थाली भर भोजन करते हैं, 2 मिनट में समाप्त कर देते हैं, कहीं जाना थोड़ी होता है। महर्षि गरण तो कह रहे हैं कि निर्मल होकर के, सुमधुर भाव से, स्निग्ध भाव से, सरस भाव से, संतोष पूर्वक बैठ कर खाइए। संतोष होना चाहिए। एक रोटी लिए हैं तो उसे कम से कम एक टुकड़ा उसका डालते हैं तो 32 बार चबा। जो चबा के नहीं खाता है वो शरीर से विकृत होता चला जाता है। जो व्यक्ति चबा के नहीं खाता है वो भोजन ज्यादा करता है। जो व्यक्ति चबा के नहीं खाता है उसको मोटापा होता है। जो व्यक्ति चबा के नहीं खाता है उसके हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है। जो व्यक्ति चबा के नहीं खाता है उसका पाचन नहीं होता है। तो ये सारी चीजें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और जैसा महर्षि गिरंड ने बताया है वैसा आपको पालन करना। अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। हमें भोजन कैसा करना चाहिए, तो एक तो हमें समय का विशेष ध्यान देना चाहिए कि किस समय भोजन करना चाहिए।
जो व्यक्ति समय के अनुकूल भोजन नहीं करता है वो नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। समय का, भोजन का जो समय होता है ये बहुत लोगों को पता नहीं है। आज लोग जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। ये कंसेप्ट जो है मात्र जो है 30 से 40, 50 साल, 40 सालों के बीच का है, बाकी इससे पहले नहीं था ये कंसेप्ट। हमारे देश में कभी नाश्ता लोग नहीं करते, भरपेट भोजन करते थे। डिनर नहीं करते, लंच नहीं करते थे, डिनर नहीं करते थे। डिनर होता था, डिनर मतलब रात का, सुबह और शाम का भोजन होता था। और हमारे आयुर्वेद के अनुसार, आयुर्वेद विज्ञान के अनुसार ये बहुत ही साइंटिफिक था जो भोजन पहले हमारे लोग किया करते थे, हमारे दादा दादी, वो लोग जो किया करते थे बड़ा ही साइंटिफिक था। और आज का हमारा जो भोजन का जो शेड्यूल है सबसे खतरनाक शेड्यूल है, जो सभी बीमारियां उत्पन्न करने के लिए द्योतक है। भोजन जो है सुबह सुबह ही करना चाहिए। सूर्य उगता है तो भोजन प्रारंभ कर दीजिए। 7 से लेकर के 10 बजे के बीच में भोजन करिए तो सबसे उत्तम माना जाता है। सबसे उत्तम कोटि का जो समय है वो 7 से लेकर के 10 बजे के बीच का होता है। उसके बाद जो है 12 बजे के बीच, 10 से लेकर 12 बजे के बीच का जो समय होता है वो मध्यम कोटि का होता है। और सबसे निकृष्ट कोटि का जो समय होता है 12 बजे के बाद का होता है। इसमें जो भोजन करता है उसको हजारों तरह की बीमारियां होती हैं। 12 बजे के बाद जो भोजन करता है उसे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और सूर्य डूबने से पहले, सूर्य डूबने से आधा घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए। यानी कि 5:30 बजे भोजन सबसे उत्तम कोटि का है, 6:30 बजे भोजन मध्यम कोटि का है, और 7:30 बजे का जो भोजन होता है वो निकृष्ट कोटि का आता है, यानी कि बीमारियां उत्पन्न करने वाला हो। और जो 9-10 बजे का जो भोजन करते हैं वो तो सबसे खतरनाक है, फिर तो वो कोई मतलब ही नहीं है उस भोजन का। ये आयुर्वेद कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयुर्वेद कहता है। वाग्भट कहते हैं, चरक कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं, और ये हमारे योगी भी कहते हैं। योग के जितने भी योगी वो सारे लोग कहते हैं। अब ये बात अब जब मैं आपको बता दिया तो ये आपको समझ में आ रहा है, मन में ये खटक रहा होगा कि इन्होंने ऐसा क्यों बताया। हमारा शरीर जो है सूर्य से जुड़ा हुआ है। जो सूर्य को समझ गया, सूर्य के चक्र को समझ गया, वो भोजन के कंसेप्ट को समझ गया। जो सूर्य को नहीं समझा वो भोजन को कभी नहीं समझ पाएगा। यानी कि जो अग्नि ऊपर से चल रही है, सूर्य द्वारा चल रही है, उससे ही हमारे अंदर का जो पैंक्रियाज है, जो जठर अग्नि है, वो चलती है। जब सूर्य उगता है तो जठर अग्नि सबसे तीव्र गति से डूबने वाला, जब सूर्य डूबने की अवस्था में होता है उस समय तीव्र अवस्था होती है, बहुत कम अवस्था समय होता है उस समय अगर 5:30 बजे या 6 बजे या 6:30 बजे तक भोजन दे देते हैं तो भोजन को पचाने की तीव्र क्षमता होती है। 8 बजे 9 बजे भोजन को देते हैं तो जठराग, सूर्य डूब जाता है और जठराग्नि बंद हो जाती है। जितने भी पशु पक्षी हैं वो सुबह में जल्दी खाते हैं, इसीलिए खाते हैं कि सूर्य उगने वाला होता है और जैसे ही उगता है उनके भोजन को तुरंत पचा देता है। पशु पक्षी जीव जंतु सब अपने समय से खाते हैं। एक मनुष्य ही है, एक हम ही लोग हैं जो अपने समय से नहीं खाते। अपने समय को हम लोगों ने बिगाड़ दिया। अंड वंड टाइम में खाते हैं, कोई 2 बजे दिन में खाता है, कोई 3 बजे खाता है, कोई रात को 10 बजे खाता है, कोई 11 बजे रात में खाता है। वो कहते हैं हम तो आधुनिक हो गए। उनको पता ही नहीं है अपने देश का कंसेप्ट, अपने ऋतु का कंसेप्ट, अपने आयुर्वेद का कंसेप्ट। तो वैसे ही जैसे पश्चिम की सभ्यता है, पश्चिम की मजबूरी है, उनको इतना लेट खाना, इस तरह से खाना मजबूरी है। आप लोगों को नहीं पता है कि जो पश्चिम के से आए हुए जो यहाँ पे जो फॉरेनर हैं, जो साधक हैं, वो भारत के कंसेप्ट को अपना लिए हैं। वहाँ के कंसेप्ट के अनुसार भोजन नहीं करते हैं, जल्दी यहाँ के अनुसार करते हैं भोजन, और हमारे देश के लोग उनका नकल करते हैं। अपने देश के अनुकूल, अपने ऋतु के अनुकूल भोजन करना शुरू करिए, जल्दी भोजन करिए।
हर भोजन को करने के बीच में जो है कम से कम 3 घंटे से लेके 6 घंटे का अंतर होना चाहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। अभी बताइए, सुबह 8 से 9 बजे के बीच में लोग नाश्ता करते हैं, फिर 1 बजे तक भोजन कर लेते हैं, फिर बीच में टी ब्रेकफास्ट होता है उसको कर लेते हैं, फिर जो है शाम को भोजन करते हैं। तो इस तरह से दिन भर शरीर जो है, पैंक्रियाज हमारा उस भोजन को पचाने में ही लगा रहता है। शरीर के और सिस्टम जो होते हैं उनको रक्त मिल ही नहीं पाता है। जब रक्त नहीं मिल पाता है तो बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए भोजन शरीर को जीने के लिए भी जितनी आवश्यकता है उतनी दीजिए। 4 टाइम खाने की आवश्यकता नहीं है। 4 टाइम तो पशु वो बकरी खाती है, बकरी को कभी खिलाते जाइए वो दिन भर खाती है। और हमारा भी यही हाल हो गया, हम बकरी से भी बदतर हो गए। बकरी एक जानवर है जिसको लोग खाते हैं, उसको जब खिलाइए तब खाना शुरू कर देती है। बाकी दुनिया का कोई प्राणी है जो रात में नहीं खाता है। गाय और भैंस को भी खिलाइए रात में तो भोजन नहीं करती। सुबह के अलावा किसी भी पक्षी को चुगते हुए दाना मन आप देखेंगे नहीं। सुबह में 5 बजे से लेकर के 6 बजे से लेकर के लगभग 7-8 बजे तक दाना चुगते हैं सारे पक्षी। उसके बाद एक भी पक्षी दाना चुगते हुए नहीं मिलता है, क्योंकि उनको सूर्य का कंसेप्ट मालूम है, आपको नहीं मालूम। इसलिए आप लोग जो भोजन करते हैं तो वो सूर्य जब उग जाता है तब उठते हैं। लोग 10 बजे उठते हैं। बहुत लोग हैं जो 10 बजे, कोई 2 बजे। मैं बताऊं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे रोगी हैं जो कहते हैं मैं तो दिन के 2 बजे उठता हूँ। कुछ लोग हैं 12 बजे उठते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 बजे दिन में उठते हैं। 11:30 बजे उठने वाले भी लोग हैं। अब तो बाकी सुधर गए हैं, हमारे संपर्क में आए तो बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी दिनचर्या बहुत बिगड़ी थी। एक महिला थी, वो दिन में 2 बजे उठती थी और रात भर पूरा जगती थी। ऐसी ऐसी स्थिति है, बताओ आप। तो जो इस तरह का जो अगर आप दिनचर्या रहेगी, समय का ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आपको बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी। ऋतु के अनुकूल दूसरा कंसेप्ट है, ऋतु के अनुकूल। ऋतु के अनुकूल अगर भोजन नहीं रहता है तो बीमारियां उत्पन्न होंगी। आजकल लोग जो है मार्केट में जाते हैं तो गोभी का सीजन नहीं है तो गोभी उठा के लाते हैं, भिंडी का सीजन नहीं है तो भिंडी खाते हैं, केले का सीजन नहीं है तो केले उठा के लाते हैं। आजकल क्या है कि सारी सब्जियां जो स्टोर में रखी जा रही हैं, और सब्जी बेचने वाला व्यक्ति वो इनकम चाहता है, सारी सब्जियों को लेके मार्केट में सजा देता है। आप हम जाते हैं, खूब सुंदर सुंदर देखते हैं, उठा के लेके चले आते हैं। अरे भाई, जिसका सीजन है उसको खाइए। क्यों? क्योंकि जिस उसके सीजन में नहीं खाते हैं तो जो उससे रस बनता है, रस से जो रक्त बनता है वो दूषित हो जाता है और वो शरीर में जाकर के जहर उत्पन्न करता है। वो हमारे लिए सहायक नहीं होता है, वो हमारे लिए दुष्प्रभाव करता है, शरीर को विकृत अवस्था में लाता है, बीमारी की अवस्था में खड़ा कर देता है। हम समझते हैं कि ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, मगर वही हमारे लिए जहर का काम करने लगता है, जिसको आजकल फूड पॉइजनिंग कही जाती है ना। और तीसरा जो है क्वांटिटी, भोजन की मात्रा। हमें भोजन की मात्रा पे ध्यान नहीं देते हैं। भोजन कितना हमें करना चाहिए, कितना भोजन करें। खाने के लिए बैठ जाते हैं, खाते ही रहते हैं। खा लो जितना खाना है, देखा जाएगा, दवा ले लिया जाएगा। लोग यहाँ तक कि दवा खाने के लिए भी जगह नहीं छोड़ते, इतना भरपेट भर लेते हैं कि डकार लेते हैं तो खाने यहाँ से गले मुंह में आ जाता है, खाने का टुकड़ा जो है। इतना मत भरिए, इतना आवश्यकता नहीं है पेट को भरने की। वो सब कचरा बनता है और शरीर दिन भर उसी को पचाने में लगी रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिमाग नहीं काम करता है, बुद्धि नहीं काम करता है, ये अंग में दर्द है, इस अंग में पीड़ा है। तो अरे, दिन भर तो रक्त पेट पे काम कर रहा है। इस कंसेप्ट को कोई समझता ही नहीं है। दिन भर लोग खाते रहते हैं, उतनी खाने की आवश्यकता नहीं है। भोजन कम करिए, आधा पेट करिए भोजन, कुछ नहीं होगा, मरने वाले नहीं है। कुछ लोग तो इतना मोटे हो गए हैं कि चर्बी इकट्ठा करके रखा हुआ है। अगर 1 साल तक ना खाएं तो कुछ होने वाला नहीं है, मगर लोग खाने के लेकर के बड़ा डरते रहते हैं। कोई घर में एक दिन न खाए बच्चा, चाहे कोई एक पुरुष न खाए, तो लोग बड़ा चिंतित अवस्था में हो जाते हैं कि आज इसने खाना ही नहीं खाया, भूखे सो गए। अरे छोड़ दीजिए एक दिन भूखे शरीर, फिर देखिए शरीर कैसे अगले दिन ताजगी आ जाएगी शरीर में।
हर व्यक्ति को महीने में 2 दिन भूखा रहना चाहिए, जल पे रहना सीखिए। व्रत इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे परंपरा में, संस्कृति में व्रत का प्रावधान है। व्रत रहा करिए, जल पे रहा करिए। आकाश तत्व को बढ़ाइए तो जठराग्नि बढ़ेगी। तो ये जो है मिताहार का कंसेप्ट जो है, ये आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और जैसा बताया आपको महर्षि पतंजलि के अनुसार भी और आयुर्वेद के अनुसार भी, उसको अपने जीवन में धारण करके कि मात्रा को ध्यान रखना है, समय को ध्यान रखना है और क्वांटिटी को ध्यान रखना है। ये क्वांटिटी, समय और मात्रा तीनों को आप ध्यान रखते हैं तो जीवन में आप सबसे बड़े डाइटिशियन हैं, सबसे बड़ा मिताहारी है आप। इससे बड़ा कोई मिताहारी नहीं हो सकता है। जो इस चीज़ को नहीं समझता है वो 1000 तरह का यत्न कर ले, कभी वो रोग से बच नहीं सकता है। इसलिए जो है मिताहार के कंसेप्ट को जानिए, और मिताहार ही है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इस कंसेप्ट को जीवन में अपनाने लायक है। हिरण्य संहिता का बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय चल रहा है, काल, स्थान और मिताहार। ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन से कि इसको तो बांध लेना चाहिए। कहते हैं ना कि कहीं बांध लो, जीवन में बड़ा काम आने वाली चीज। तो इसको आप अपने जीवन में बांध लीजिए, कहीं जीवन का हिस्सा बनाना है इसको, मिताहार। तब आप सही रह पाए, सुखी से रह पाए, दुख को नष्ट कर पाए। तो ये आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है, मिताहार का, हिरण्य संहिता का। आप लोगों को शंका हो कुछ तो बताएं।